बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का टॉपिक या CRVO। तो रेटिनल वेन जो है ना, रेटिनल वेन ओक्लूजन, उसकी दो टाइप्स हैं। एक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है और दूसरी है ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन BRVO। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन और इससे अगली वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे BRVO या ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन। तो आपको पता है कि ये जो है सेंट्रल रेटिनल वेन आ रही होती है साथ साथ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के, और फिर आके ऐसे ये रेटिना को सप्लाई कर रही है जो ब्लू कलर में है। फंडस व्यू पे देखें तो ये ऐसे जो है ना सराउंड करती है और रेटिना को सप्लाई कर रही होती है। अब वेन ओक्लूजन जो है, ओक्लूजन कहते हैं ब्लॉकेज को। तो वेन ब्लॉकेज की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो कॉमन कॉजेज़ हैं, जो मतलब काफ़ी केसेस में होती हैं, वो कॉमन कॉजेज़ होंगी, और दूसरी अनकॉमन कॉजेज़ हैं। कॉमन कॉजेज़ में सबसे पहले है एज। तो एज जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपने याद रखना है। 90% केसेस जो है ना वो ओवर 55 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, ये CRVO के, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन के। ठीक है, ओवर 55 ईयर्स के पेशेंट 90% होते हैं। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे एज के साथ होगा क्या, जैसे एज इंक्रीज़ होती है तो एथीरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है आर्टरीज़ की, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का अगर पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल हाई है पेशेंट में, या और किसी रीज़न की वजह से जो है ना एथीरोस्क्लेरोसिस, यानी कि प्लैक सा बन जाता है आर्टरी में। ठीक है, ऐसे से प्लैक बन जाएगा जो ब्लॉक कर देगा। अब होता क्या है कि ये जो ऑप्टिक डिस्क का रीजन है, इससे थोड़ा सा पीछे जो है ना, ये इधर ना एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं लैमिना क्रिब्रोजा। ठीक है, लैमिना क्रिब्रोजा जो है ना, ये एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे इसमें पोर्स से होते हैं, छाननी की तरह का होता है। तो इससे पीछे पीछे जो है ना, ये जो एरिया है सारा, इससे पीछे पीछे इधर क्या होता है कि आर्टरी और वेन दोनों की एडवेंटिशियल शीथ एक ही होती है, कॉमन एडवेंटिशियल शीथ होती है। मतलब क्या है कि आपको पता है कि वेसल जो है, एक वेसल की जो लेयर्स हैं, उसमें इनर मोस्ट लेयर होती है टूनिका इंटिमा, मिडल वाली होती है टूनिका मीडिया, और सबसे बाहर वाली होती है टूनिका एडवेंटिशिया। अब रेटिनल आर्टरी और वेन, इनकी जो एडवेंटिशियल लेयर है सबसे बाहर वाली, वो दोनों की एक ही है, यानी कि एक ही ने इन दोनों को कवर किया हुआ है। तो होगा क्या कि अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में लैमिना क्रिब्रोजा से पीछे पीछे कोई अगर प्लैक बन जाए, एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है, कोई थ्रोम्बस बन जाए, तो वो जो है ना प्रेस करेगा वेन को भी, साथ वाली वेन को भी प्रेस करेगा, तो उस वजह से वेन में ओक्लूजन हो जाएगी। ठीक है, तो एज आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जो है, जो BRVO के पेशेंट्स होते हैं, 2/3 ऑफ पेशेंट्स ऑफ BRVO, उनका जो कॉज है ना वो हाइपरटेंशन होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ में, या स्मोकिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूज़ से, या इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, तो इन सब की वजह से जो है ना CRVO डेवलप हो सकता है। इसके बाद अनकॉमन कॉजेज़ देख लेते हैं कि जो इतने कॉमन नहीं है पर इनसे भी कॉज हो सकता है CRVO। तो इसमें आता है हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड ही थिक है। फॉर इंस्टेंस कि ल्यूकीमिया या पॉलीसाइथीमिया का पेशेंट है, उसका ब्लड ही थिक होगा, तो उसमें वो ओक्लूजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स हैं कि यानी कि थ्रोम्बस बनने की ज़्यादा टेंडेंसी है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस के हाइपर होमोसिस्टिन यूरिया एक कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें जो है इंक्रीज्ड टेंडेंसी टू फॉर्म थ्रोम्बस, तो इस कंडीशन में भी जो है ना थ्रोम्बस बनेगा और उसकी वजह से ओक्लूजन हो जाएगी। या कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जैसे वेन की इन्फ्लेमेशन है, एक डिजीज़ होती है ईल्स डिजीज़। ईल्स डिजीज़ में क्या होता है, पेरीफ्लीबाइटस, वेन की इन्फ्लेमेशन हुई होती है। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, या सार्कोइडोसिस में, वो भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। या लोकल कॉजेज़ हो सकते हैं। लोकल कॉजेज़ में आ गया फॉर इंस्टेंस कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। अब ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन है, ये ड्रेन हो रही होती है कैवर्नस साइनस में, अगर उधर ही थ्रोम्बोसिस हो गई है तो वेन ड्रेन ही नहीं करेगी, ओक्लूड हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉमन और अनकॉमन कॉजेज़ हैं। इसमें आपने एज और हाइपरटेंशन को नहीं भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि CRVO का पेशेंट है तो इन्वेस्टिगेशन आप
क्या क्या करवाएंगे। तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, इसके अलावा कंप्लीट ब्लड पिक्चर या ESR काउंट देखते हैं, ये थ्रोम्बोफिलिक या हाइपरविस्कोसिटी डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए। डायबिटीज़ को चेक करने के लिए ब्लड ग्लूकोज करते हैं, उसका लिपिड प्रोफाइल करते हैं ताकि पता लग जाए कि जो है एथीरोस्क्लेरोसिस तो नहीं डेवलप होने के चांसेस। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और ऑटो एंटीबॉडीज़ जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है या एंटी DNA एंटीबॉडी या अनका जो हैं कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे SLE है या सार्कोइडोसिस है, तो उनको जो है ना डायग्नोस हो जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। अब देखते हैं कि CRVO की टाइप्स कितनी हैं। तो 2 टाइप्स का CRVO होता है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। एक तो होती है इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, और दूसरी होती है नॉन इस्कीमिक। ठीक है, नॉन इस्कीमिक और इस्कीमिक। अब होता क्या है कि नॉन इस्कीमिक में ब्लॉकेज दोनों में ही है, पर नॉन इस्कीमिक में माइल्ड थोड़ी सी ब्लॉकेज है, यानी इतनी ब्लॉकेज नहीं हुई कि जो है ना बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया, रेटिना का इस्कीमिया हो गया है। लेकिन इस्कीमिक में जो है वो सीवियर ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप हो जाता है रेटिना का। तो ठीक है, ये जो है ये माइल्ड फॉर्म होती है, ये सीवियर फॉर्म है इस्कीमिक वाली। नॉन इस्कीमिक देखते हैं तो मोस्ट कॉमन है, 75% केसेस जो होते हैं ना CRVO के, वो नॉन इस्कीमिक टाइप के होते हैं। इसके बाद सिम्टम्स में सडन यूनिलैटरल पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा, जबकि इस्कीमिक में सडन सीवियर यूनिलैटरल। इस्कीमिक के सारे सिम्टम्स नॉन इस्कीमिक की तरह बस ज़्यादा सीवियर हैं। साइंस में देखें तो विजुअल एक्विटी इसमें माइल्ड या मॉडरेट होगी, इसमें विजुअल एक्विटी बहुत वर्स होती है, सिर्फ काउंटिंग फिंगर्स तक होती है विजुअल एक्विटी। रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट RAPD जो है इसमें माइल्ड होगा या एब्सेंट होगा। RAPD होता है ये एक रिफ्लेक्स होता है कि फॉर इंस्टेंस ये आई है, तो ये अगर प्यूपल है तो प्यूपल पे लाइट डालेंगे तो वो प्यूपल जो है ना कंस्ट्रिक्ट करता है, पर इसको कहते हैं रिलेटिव एफरेंट। जो रिफ्लेक्स होता है ना वो ठीक होता है इन पेशेंट्स में। तो अगर कंस्ट्रिक्ट ना करें प्यूपल तो उसको कहते हैं कि RAPD प्रेजेंट है, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है। ठीक है, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे लाइट डालने से। तो जो नॉन इस्कीमिक CRVO है इसमें माइल्ड होता है या कभी कभी एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट नॉर्मल कंडीशन में RAPD एब्सेंट ही होता है, क्योंकि नॉर्मली तो लाइट डालने से प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें माइल्ड होगा या एब्सेंट नॉर्मल होगा। जबकि इस्कीमिक CRVO में प्यूपिलरी डिफेक्ट मार्क्ड होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है RAPD। ठीक है, इसके बाद इंट्राऑक्यूलर प्रेशर दोनों कंडीशन में रेज्ड होगा। फंडस एग्ज़ाम करेंगे तो डॉट ब्लॉट या फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस होंगे चारों क्वाड्रेंट्स में नॉन इस्कीमिक टाइप में। इसमें आपने याद रखना है डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होते हैं, यानी कि ऐसे डॉट डॉट से होंगे। जबकि इसमें इस्कीमिक CRVO जो है इसमें होंगे डीप ब्लॉट, यानी ऐसे बड़े बड़े से निशान होंगे हेमरेजेस के। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट्स में, यानी पूरे जो एक रेटिना है ना, रेटिना लाल हुआ होगा सारा इन हेमरेजेस की वजह से, तो उसको कह देते हैं टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस। ये चीज़ डिस्टिंग्विश करती है CRVO को CRAO से। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में रेटिना लाल हुआ होता है सारा हेमरेजेस की वजह से, जबकि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है उसमें रेटिना पेल हुआ होता है। उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है कि जब वेन ओक्लूड हो गई तो जो ब्लड अंदर सारा रेटिनल वेसल्स में है वो ड्रेन ही नहीं हो पाएगा, तो ब्लड उधर ही है जिसकी वजह से हेमरेज शुरू हो जाएगा। आर्टरी की ओक्लूजन होती है तो आर्टरी की ओक्लूजन में ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, और बाकी जो वेसल्स में था भी ब्लड वो भी ड्रेन हो गया, तो उस वजह से पेल अपीयरेंस आ जाती है रेटिना की। दोनों में कॉटन वूल स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे। ऑप्टिक डिस्क एडिमा जो है नॉन इस्कीमिक में माइल्ड होगा, जबकि इस्कीमिक टाइप में सीवियर होगा। इसके बाद रेटिनल वेसल्स, रेटिनल वेन्स जो हैं वो डायलेटेड और एंगोज्ड होंगी, जबकि इसमें इस्कीमिक टाइप में वेरी एंगोज्ड, वेरी टॉर्चस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डायलेटेड होती हैं, और इसमें वीनस पल्सेशन एब्सेंट होती है नॉन इस्कीमिक CRVO में। अब देखते हैं फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी FFA जो है उसमें वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी दोनों टाइप्स में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि एक डाई का इंजेक्शन लगाते हैं बाजू में किसी आर्टरी में या वेन में। तो वो डाई जो है ना वो
आर्म से वो चलता है, जाता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी में और उधर से फिर ऑप्थेल्मिक वेन में या आर्टरी में, और फिर उधर से ऑप्थेल्मिक वेन में चल जाता है, सेंट्रल रेटिनल वेन में चला जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ऑक्लूजन किस जगह पे है। तो फंडस जो नॉन इस्कीमिक टाइप होगी, अब उसमें मैंने आपको बताया कि अभी इतना ऑक्लूजन नहीं हुई कि इस्कीमिया डेवलप हो गया, यानी ब्लड कुछ ना कुछ चल रहा है, तो गुड कैपिलरी परफ्यूजन होगी। जबकि जो है इस्कीमिक टाइप, उसमें FFA शो करेगा कैपिलरी नॉन परफ्यूजन, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्लूजन हो गई है कि इस्कीमिया डेवलप हो रहा है, ब्लड बिल्कुल रन नहीं कर रहा वेन से, तो इस वजह से नॉन परफ्यूजन शो करेगा FFA। OCT चेक करेंगे तो OCT जो है ना वो मैक्यूलर एडीमा को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं दोनों केसेस में। प्रोग्नोसिस जो है नॉन इस्कीमिक टाइप का गुड है, जबकि इसका जो है पुअर प्रोग्नोसिस होता है इस्कीमिक टाइप का। कॉम्प्लिकेशंस नॉन इस्कीमिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा। ठीक है, मैक्यूला को इन्वॉल्व करेगी और मैक्यूलर एडीमा कॉज कर देगी, या इस्कीमिक टाइप में कन्वर्ट हो सकती है अगर ट्रीट ना किया जाए। जबकि जो इस्कीमिक टाइप है CRVO की, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैक्यूलर इस्कीमिया हो सकता है या क्रॉनिक सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा, और ये पॉइंट नहीं आपने भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूबियोसिस आयरिडस, यानी कि न्यू वस्कुलराइजेशन ऑफ आइरस। आइरस पे न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। होता क्या है इसमें कि अब ऑक्लूजन हो गई है, ऑक्लूजन हुई तो ब्लड नहीं सही तरह पहुंच रहा रेटिना को, तो रेटिना के पार्ट्स का इस्कीमिया डेवलप होना शुरू हो गया। अब जो इस्कीमिक रेटिनल पार्ट्स, रेटिना के वो हिस्से जिनका इस्कीमिया डेवलप हो गया है, वो रिलीज़ करते हैं वेजेफ्स। वेजेफ्स फिर आगे न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन शुरू करवा देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वेजेफ्स की वजह से आइरस पे भी जो है ना वो नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब आइरस पे नई वेसल्स बनेंगी, वेसल्स जो नई बनती हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, कमज़ोर सी, तो वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ना आइरस पे जो बनी होगी उनका रप्चर होगा, तो इंटीरियर चेम्बर जो है ना उसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसकी वजह से ग्लाकोमा डेवलप हो जाएगा। स्पेसिफिकली उसको कहते हैं नियोवस्कुलर ग्लाकोमा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस्कीमिक CRVO के 2 से 4 मंथ्स तक, 2 से 4 मंथ्स के बाद जो है ना ये ग्लाकोमा डेवलप कर जाता है अगर ट्रीट ना किया जाए। तो ऑन एवरेज जो है ना इसको 100 डे पे जो है ना ग्लाकोमा डेवलप कर जाता है। इसी वजह से इसको 100 डे ग्लाकोमा भी कहते हैं कि 100वें दिन पे ग्लाकोमा हो गया। तो ये होता है इस्कीमिक CRVO में। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो नॉन इस्कीमिक टाइप की सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में रिस्क फैक्टर कंट्रोल करेंगे, एंटीप्लेटलेट्स देंगे, खून पतला करने वाली ड्रग्स जैसे एस्पिरिन है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्यूलर ट्रीटमेंट में इंट्राविट्रियल एंटीवेजेफ्स देंगे ताकि न्यू वस्कुलराइजेशन ना हो सके। इंट्राविट्रियल स्टेरॉयड देंगे मैक्यूलर एडीमा को कंट्रोल करने के लिए, और लेज़र फोटोकोगुलेशन इसमें इस्तेमाल नहीं होती। इसके बाद ट्रीटमेंट जो है इस्कीमिक CRVO की वो होती है कि मैक्यूलर एडीमा जो हुआ है उसके लिए सेम ट्रीटमेंट यही वाला है कि इंट्राविट्रियल स्टेरॉयड्स दे दें या एंटीवेजेफ्स दे दें। और रूबियोसिस आयरिडस, ये जो आयरस पे न्यू वेसल्स बनी हैं, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? इसमें हम करते हैं PRP, यानी कि जो ये आयरस पे न्यू वेसल्स बन रही हैं, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है कि जो रेटिना के वो पार्ट्स जो जिनका इस्कीमिया हुआ था, जो ये वेजेफ्स रिलीज़ कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं कि उन इस्कीमिक पार्ट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं थ्रू पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन। लेज़र के थ्रू उन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस्कीमिक पार्ट्स को। तो इस्कीमिक पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वेजेफ्स नहीं रिलीज़ होंगे, वेजेफ्स नहीं रिलीज़ होंगे, नई वेसल्स नहीं बनेगी। ठीक है, या क्रायोथेरेपी के थ्रू भी हो सकते हैं। क्रायोथेरेपी में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी पार्ट को। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के टॉपिक से। तो ये पहला MCQ देखें कि 54 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एंड ग्लाकोमा प्रेजेंटेड टू आई क्लिनिक विद सडन विजन लॉस इन राइट आई अपॉन अवेकनिंग, यानी कि सडन विजन लॉस है इसमें। ठीक है, हाइपरटेंशन है फीमेल को, ग्लाकोमा है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन की तो इंटीरियर सेगमेंट नॉर्मल है। ठीक है, ओपन एंगल्स बायलेट, इंटीरियर सेगमेंट का यानी कोई इशू नहीं है, पीछे ही मसला है। फंडस एग्जाम किया तो उसमें पता चला कि
डायलेटेड टॉर्चस रेटिनल वेन्स हैं, इंट्रा रेटिनल फ्लेम शेप्ड हैमरेजेस हैं। ठीक है, तो डायलेटेड वेन्स उसने बता दिया, साथ फ्लेम शेप्ड हैमरेजेस बता दिया, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री बता दी, तो इसमें सीधा सीधा डायग्नोसिस है CRVO। इसके बाद है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉन इस्कीमिक CRVO। तो मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा होता है। इसके बाद है चूज सिंगल बेस्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ CRVO। तो लेज़र भी मैनेजमेंट में यूज़ होती है, PRP करते हैं, एंटी वेजेस भी यूज़ होते हैं, ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड ये स्टेरॉयड है, ये भी यूज़ होता है, एसिटोजोलामाइड नहीं यूज़ करते। ठीक है, इसके बाद 100 डे ग्लाकोमा का इस सीन इन, तो ये मैंने आपको भी समझाया कि CRVO में कैसे रूबियोसिस आयरिडस डेवलप होता है और जिसकी वजह से ग्लाकोमा डेवलप हो जाता है।